आज हमारी आर्ट एंड कल्चर की लास्ट क्लास, जिसके अंदर हम लैंग्वेज, लिटरेचर और पेंटिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। म्यूजिक और डांस, इन दोनों टॉपिक के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, बट इन दोनों में स्टडी करने जैसा कुछ नहीं है। डांस के अंदर आपके 8 क्लासिकल डांस होते हैं। वो कौन से डांस कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिर्फ आपको उतना याद रखना है। जैसे मणिपुरी डांस है, वो मणिपुर से बिलोंग करता है। भरतनाट्यम है, वो किससे बिलोंग करता है। इस तरीके से जो आपके 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, सिर्फ वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर करंट अफेयर्स के अंदर कुछ भी मेंशन होगा डांस या म्यूजिक से रिलेटेड, तो ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूपीएससी के अंदर। और करंट अफेयर्स हम डेफिनेटली सेपरेटली कवर करेंगे। तो अब यहाँ पर हम आज अपने आर्ट एंड कल्चर की क्लास को एंड करेंगे और कल से हम इन्वायरमेंट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ब्रह्मी एंड खरोस्ती, इन दोनों को ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कंसिडर किया जाता है इंडिया के अंदर। जो ब्रह्मी थी उसको मेनली प्रैक्टिस किया जाता था मेनलैंड इंडिया के अंदर, और खरोस्ती को प्रैक्टिस किया जाता था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी जो आपका एक कश्मीर वाला रीजन है, और पहले पाकिस्तान भी इसी हिस्से के अंदर इंक्लूडेड था, तो वहां पर खरोस्ती ज्यादा यूज की जाती थी। और ब्रह्मी जो आपका मेन रीजन है इंडिया का, मेनलैंड है, यूपी वाला, एमपी वाला, बिहार वाला रीजन है, वहां पर ब्रह्मी is considered the mother of many Indian scripts. For example, वाटेलोटू तमिल, कदम्बा कन्नड़ा, ग्रंथ, मणिप्रवलम मलयालम, देवनागरी हिंदी एंड संस्कृत, गुरुमुखी पंजाबी, श्रद्धा कश्मीरी एंड बलबोध मोदी मराठी। मतलब इन सभी की जो मदर लैंग्वेज है उसको किसको माना जाता है, ब्रह्मी को माना जाता है। इंडियन लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारी लैंग्वेजेस को हम इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, बट वैसे इंडियन लैंग्वेजेस को वर्ल्ड लेवल पर काफी रिस्पेक्ट दी जाती है। इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर जो स्टाइल होता है राइटिंग का, कॉरेस्पॉन्ड होता है टू अ सिस्टम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही हमने लिख दिया। इट फॉलोज द एपुगेडा सिस्टम ऑफ राइटिंग। अब जैसे हम मेनली इंग्लिश के सेंटेंसेस में देखते हैं कि हम प्रोनाउंसिएशन उनकी अलग होती है, जब हम लिखते हैं जब अलग हम उस चीज को लिखते हैं, क्योंकि साउंड का डिफरेंस आता है, या फिर कोई वर्ड होता है वो साइलेंट होता है, स्टार्टिंग का वर्ड, एंड का वर्ड, तो वो सारी चीजें हमें हमेशा इंडियन लैंग्वेजेस में देखने को नहीं मिलती। इंडियन लैंग्वेजेस में हम जैसे बोलते हैं वैसे ही चीजों को लिख देते हैं। फॉलोइंग दिस सिस्टम, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, फुली रिटर्न होते हैं, और वोवल्स जो होते हैं उनको डिक्रेटिक या मात्रा की फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे हम जो वोवल्स कौन से होते हैं, जैसे आपके स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं ए आ ई, इनको हम वोवल्स मानते हैं हिंदी के अंदर, और बाद के जो होते हैं क ख ग घ, वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो मेनली क्या होता है, जो ये होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम हमेशा मात्रा की फॉर्म में ही इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर यूज करते हैं। बट वेन एवर अ वर्ड इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ वोवल, देन उसको पूरा रिटर्न किया जाता है। जैसे आपका इमली वर्ड हो गया, तो जब कोई वर्ड स्टार्ट ही वोवल से हो रहा है तो उस वोवल को कंप्लीट लिखा जाता है। अब आ जाता है फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। पहला है इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, जिसके अंदर आपका कश्मीरी, नेपाली, मैथिली, ये लैंग्वेजेस इंक्लूड है। फिर है द्रविडियन, इसके अंदर इंक्लूड है तमिल, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है ठीक कर लेना, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु। तिब्बतो बर्मीज के अंदर इंक्लूड है मणिपुरी, नागामीज, सिक्किमीज, अरुणाचली, मिजो। और ऑस्ट्रिक लैंग्वेज में इंक्लूड है खासी, ट्राइबल लैंग्वेजेस, संथाली, अंडमानीज, गोधी, बोडो, ये लैंग्वेजेस आपकी इंक्लूड है। अब आते हैं संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर। संस्कृत इंडिया के अंदर मेनली स्टार्ट हुई जिस टाइम पर इंडिया के अंदर आर्यन इन्वेजन माना जाता है, यानी 1500 BCE के बाद। इट इज कंसिडर्ड अ ट्रूली इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट ट्रांसेंड द बाउंड्री ऑफ रीजन एंड रिलीजन। इसको 4 रिलीजन के अंदर यूज किया गया, हिंदुज्म के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर, और पारसी रिलीजन के अंदर भी। जब अराइवल हो गया आर्यंस का, उसके बाद वेदास को कंपोज किया गया। अब जो मीनिंग है वेदा वर्ड का, वो क्या है, मीन्स टू नो और नॉलेज। सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेदा। ऋग्वेदा फर्स्ट वेदा था जिसको कंपोज किया गया, उसके बाद कंपोज किया गया यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा को। हर वेदा की क्या है, एक सेपरेट बुक है ऑन संहिता, ब्राह्मण, आरण्यका और उपनिषद। मेन बॉडी जो है वेदा की उसको बोलते हैं संहिता, जिसके अंदर क्या है, मंत्र का कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। यानी आपको ये चीज जो है वो याद रखनी है कि जैसे आपका ऋग्वेदा है तो ऋग्वेदा में आपको एक संहिता मिलेगी, एक ब्राह्मण मिलेगा, एक अरण्य और एक उपनिषद मिलेंगे। चारों जगह पर आपको ऋग्वेदा देखने को मिलेंगे। मेन कंसिडर किसको किया जाता है, संहिता को किया जाता है, जहां पर मंत्र जो है वो लिखे होते हैं। अब बात करते हैं ऋग संहिता के बारे में।
ये कलेक्शन है ऋग का, हिम्स का। अर्लीस्ट कलेक्शन है। टोटल कितने हिम्स है इसके अंदर? 1028। बाद में ऋग्वेदा को डिवाइड किया गया 10 मंडल्स के अंदर। जो मंडल नंबर है 2 to 7 उनको ओल्डेस्ट माना जाता है और उनको कंपोज किया गया था अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पर, यानी आपका जो 1500 से लेकर 1000 BCE का टाइम पीरियड था उसके अंदर। फिर जो मंडल नंबर 1, 8, 9, 10 है उनको बाद के टाइम पर कंपाइल किया गया। कब? 1000 से लेकर 500 BC तक कंपोज किया गया। अब है मंडल नंबर 10 मेंशन करता है पुरुषा सुक्ता के बारे में, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 वर्णास, जिसमें सबसे पहले है ब्राह्मण, एमर्ज फ्रॉम द माउथ ऑफ प्रिमिनल मैन, फिर क्षत्रिय चेस्ट और शोल्डर, वैश्य थाई और शूद्र फीट। इस टाइप से वहां पर बताया गया है। बेस्ड ऑन द थीम देयर इज अनदर डिवीजन इन ऋग्वेदा। ये एक टेक्स्ट है प्रेयर का, मंत्रा का, सीकिंग द डेवलपमेंट ऑफ हाईली कल्चर्ड सोसाइटी एंड प्रोस्पेरिटी। इट गेव अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल ये मेंशन करता है हिमालयास को एज हिमावंत पर्वत, सिंधु रिवर को और उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी मेंशन करता है। सिंधु रिवर मतलब आपकी जो इंदस रिवर है उसके बारे में। Rigveda was also an important source of information about the political, economic, socio-religious practices of ancient India. यजुर्वेदा, ये ड्राइव है वर्ड से यजना मतलब रिचुअल एक्सरसाइजेस। यजुर्वेदा इंफेसाइज करता है परफॉर्मेंस ऑफ यजना एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइन। 2 पार्ट्स हैं यजुर्वेदा के अंदर। पहला है कृष्णा यजुर्वेदा जो एसोसिएट करता है विद द विषम पयाना ट्रेडिशन और पॉपुलर है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। दूसरा है शुक्ला यजुर्वेदा जो एसोसिएट करता है याज्ञवल्क्यायु ट्रेडिशन के साथ जो नॉर्थन पार्ट के अंदर इंडिया के पॉपुलर है। फिर है सामवेदा, ड्राइव होता है वर्ड सामा से जिसका मतलब है म्यूजिक, और जितने भी हिम्स हैं ऋग्वेदा के अंदर उनको सामवेदा के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। टोटल there are a total of 1800 verses in Samveda, out of which 1725 are taken from Rigveda. In later time, Gandharv Veda was deduced from Samveda, or it is considered to be the rule book of music, जो मेंशन करता है नियर अबाउट 16,000 राग और रागिनी के बारे में। अब है अथर्ववेदा, ये ट्रेस करता है अपना नेम फ्रॉम द अथर्ववेदा एंड द अगुरे ऋषि। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 3 वेदा एज इट इज इनकॉर्पोरेटेड मैनी ऑफ द फोक एंड पॉपुलर बिलीफ, इसीलिए इस वेदा को बाकी 3 वेदा से अलग माना जाता है। इट इज पॉपुलरली नोन एज वेदा ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स। ये ऑल्सो मेंशन करता है क्योर फॉर 99 डिजीजेस। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द बॉटेनिकल नॉलेज ऑफ इंडिया। सिमिलरली वैदिक मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी फाइंड देयर प्लेस इन दिस वेदा। तो इन सारी चीजों के बारे में अथर्ववेदा के अंदर लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं कुछ अदर टेक्स्ट पे। पहले है ब्राह्मणास। They were the first category of the explanatory book of the Veda. They try to expound on the idols of Vedas और further explain करते हैं वैदिक रिचुअल्स के और उन एटिकेट्स के बारे में। फिर आता है अरण्यकास। अरण्य संस्कृत मीन होता है फॉरेस्ट। जनरली जो नॉलेज होती है अरण्य की वो क्या होती है, वॉज डिसिमिनेटेड टू द स्टूडेंट इन द वनाप्रस्था स्टेज ऑफ लाइफ। जब एक स्टूडेंट की लाइफ वनप्रस्था के अंदर चल रही होती है, जब वो चीजों को सीख रहा होता है, उस टाइम पर यहाँ इन सारी चीजों की नॉलेज जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। इट डील विद द मिस्ट्री ऑफ वेदा, इट एक्सप्लोर द डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ, इट्स पर्पस एंड ऑल्सो मैजिक, स्पेल और चार्म्स। इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। उपनिषद meaning is sitting closer to the guru to destroy ignorance. They are the last part of Vedas, इनको माना जाता है। ये डील करते हैं वेदास की फिलॉसफी के साथ and it initiate the most difficult questions like origin of the earth, soul, death, birth, life after birth। इन सारी चीजों के बारे में उपनिषद बात करते हैं। पॉपुलर कल्चर के अंदर हम मानते हैं दैट 108 उपनिषद हैं जिनको काफी सेक्रेड, काफी पवित्र माना गया है। अब आ जाते हैं डेरिवेटिव टेक्स्ट ऑफ वेदास। पहले हैं एपिक्स, दूसरे हैं पुराण। पुराण क्या है? द वन विच रिन्यूज द ओल्ड, जो ओल्ड को दोबारा रिन्यू करे। पुराण होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन हिंदुज्म। इट ट्राई टू पॉपुलराइज द tenets of Hinduism among the common folk and it is often accompanied by legendary story. Based on the theme, पुराण्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है सर्गा, रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। प्रतिसर्गा, रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। मनवंतरा, स्टोरी ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग मनु एंड इला। लास्ट है आपका
Vamsanucharita, it tells the dynastic history of India. Example, Purans are the most important source of Satvana dynasty. सातवाहना जो रूलर थे उनको आंध्रा कहकर पुराण्स के अंदर मेंशन किया गया है, और इस तरीके से काफी ऐसे किंगडम रहे हैं जिनके बारे में पुराण्स के अंदर मेंशन किया गया है। अब आ जाते हैं क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के ऊपर। कुछ ऐसे लिटरेचर, मतलब आपसे डायरेक्ट बुक्स के नाम पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग में या डायरेक्ट, वो आपको याद रखने हैं। मिर्च का टीका, जिसको लिखा था शूद्रका ने, इट मीन्स क्ले आर्ट, ये सटायर था सोसाइटी के ऊपर। मुद्र राक्षसा, जिसको लिखा था विशाखा दत्त ने, ये मेंशन करता है पॉलिटिकल मैकेनिज्म डेवलप बाय चाणक्य अगेंस्ट द नंदा रूलर, क्योंकि मगधा के ऊपर नंदा रूलर रूल कर रहे थे। उसी टाइम पर चाणक्य के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया और वो जीत गए। उसके बाद मौर्यन एम्पायर की स्टार्टिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने की। फिर है अभिज्ञाना शाकुंतलम, इट डील्स विद द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। ये किसके हैं? कालिदासा के। ये पांचों के पांचों किसके हैं? कालिदासा के। विक्रम और वंशी, इट इज द लव अफेयर बिटवीन उरुरावा एंड द सेलेस्टियल निम्फ उर्वशी। फिर है रघुवंशम, इट इज द स्टोरी ऑफ द क्लैन ऑफ लॉर्ड रामा। और लास्ट है कुमार संभवम, इट डील्स विद द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती एंड द मेकिंग ऑफ द यंग गॉड कार्तिकेय। तो ये सारी किसकी राइटिंग्स है? ये कालिदासा की राइटिंग्स है। नेक्स्ट है पोएम्स। कालिदास ने कुछ पोएम्स लिखी है, जिसमें पहली है मेघदूतम, लव लेटर थ्रू द क्लाउड। फिर है ऋतु संहारा, सॉन्ग ऑफ द सीजन। देवी चंद्रगुप्तम ने लिखा, वॉज रिटन बाय विशाखा दत्त, यानी ये जो देवी चंद्रगुप्तम बुक है ये भी किसने लिखी? विशाखा दत्त ने लिखी। ये बायोग्राफी है किसकी? चंद्रगुप्ता सेकंड की। अब चंद्रगुप्ता सेकंड कौन थे? ये गुप्ता रूलर थे। फिर बुद्ध चरिता लिखी अश्वघोष ने, इट इज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। हर्षा चरिता लिखी बना भट्टा ने, ये किसकी बायोग्राफी है? हर्षवर्धना, जो लास्ट हिंदू रूलर भी माने जाते हैं। हर्षवर्धना ने खुद ने भी 3 बुक लिखी। पहली है नागानंदा, फिर है प्रियदर्शिका, फिर है रत्नावली, और लास्ट है कीर्तार हुनियम, जिसको किसने लिखा? भैरवी ने लिखा। अब आते हैं संस्कृत की ग्रामर बुक्स के ऊपर। अष्टाध्यायी को लिखा पाणिनि ने, महाभाष्य का लिखा पतंजलि ने, इट इज अ कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी के ऊपर एक कमेंट्री थी। फिर अमर कोश को लिखा अमर सिन्हा ने, और ये क्या थी? लेक्सोग्राफी थी संस्कृत की। अब आ जाते हैं आगे, संस्कृत टेक्स्ट ऑन साइंस, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स। आर्यभट्ट वॉज रिटन बाय आर्यभट्ट, इट इज अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी। रसा रत्नाकरा वॉज रिटन बाय नागार्जुना, ये बुक थी मेटालर्जी के ऊपर। चरका संहिता वॉज रिटन बाय चर्क, इट इज अ बुक ऑन आयुर्वेदा। भृगु संहिता वॉज रिटन बाय सेठ भृगु, इट इज अ बुक ऑन आयुर्वेदा। सुश्रुता संहिता किसने लिखी? सुश्रुता ने लिखी। इस बुक के अंदर बात की गई थी सर्जरी के बारे में। इट मेंशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्थेल्मिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी इज नोज रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। अब आते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। बुद्धिस्ट लिटरेचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल कैटेगरीज के अंदर। पहले कैनोनिकल के बारे में बात करते हैं। ये है ओरिजिनल कैनन्स ऑफ बुद्धिज्म, इट वाज रिटन इन ओनली इन द पाली लैंग्वेज। इनको सिर्फ पाली लैंग्वेज में लिखा गया। इट मेनली इंक्लूड्स पीटका बुक्स, इसके अंदर आपके सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्मा पीटक, तीनों के बारे में लिखा गया है। सूत पीटक को बाद में फर्दर डिवाइड किया गया है काफी सारे निकायास के अंदर, जिसमें से जो खुदा का निकाय है वो मेंशन करता है जातक स्टोरीज के बारे में। अब है नॉन कैनोनिकल। ये बुक्स बेस्ड है लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग। इट इंक्लूड्स बुक्स लाइक बुद्ध चरिता, ललित विस्तारा, महाविभाषा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म भी कहते हैं इसको, महावंशा एंड दीपावंशा। महावंशा और दीपावंशा इन दोनों को पाली के अंदर लिखा गया, और ये श्रीलंकन क्रॉनिकल्स हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। ललित विस्तारा इज द होली टेक्स्ट है महायान बुद्धिज्म के अंदर, इट इज रिटन इन संस्कृत। फिर महाविभाषा क्या है? उसको भी संस्कृत और पाली दोनों में लिखा गया। थेरी गाथा वाज द यूनिक टेक्स्ट ऑफ दोस टाइम, इट वाज ऑथर्ड बाय वुमेन एंड एट्रीब्यूटेड टू वुमेन। ये मेंशन करता है किसके बारे में? यहाँ पर वुमेन के बारे में ही ये मेंशन करता है। आगे की शायद लाइन रह गई, वो मैं ऐड ऑन कर दूंगी, बट इसके अंदर इतना ही है कि जो थेरी गाथा है उसके अंदर वुमेन के बारे में मेंशन किया गया है, और वुमेन का बुद्धिज्म के अंदर क्या रोल था, कैसे उन्होंने भी बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया आगे, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। फिर है जैन लिटरेचर। द मेजोरिटी ऑफ द टेक्स्ट ऑफ जैन लिटरेचर वर ऑथर्ड इन द प्राकृत लैंग्वेज। बुद्धिज्म पाली लैंग्वेज और जैनिज्म के जो लिटरेचर थे वो प्राकृत लैंग्वेज। ड्यूरिंग द फर्स्ट जैन काउंसिल 14 पूर्वास वर रिटन,
इट इंक्लूड्स द टीचिंग्स ऑफ ऑल द तीर्थंकार, जितने 24 के 24 तीर्थंकार के बारे में बताया गया है. ड्यूरिंग द सेकेंड जैन काउंसिल मेजोरिटी ऑफ द जैन लिटरेचर था अंगा, उपंगा, प्राकीर्णा, चेता सूत्रा, मूल्य सूत्रा, भगवती सूत्रा, इन सारी चीजों को लिखा गया. एंड दे वर द यूनिक टेक्स्ट ऑफ दोज टाइम which not only mention doctrines of Jainism but also those of revival schools like Buddhism, Hinduism and Ajivika. इन सारी चीजों के बारे में भी बताया गया. जैन टेक्स्ट भगवती सूत्रा जो है वो कंसिडर किया जाता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द महाजनपद हिस्ट्री ऑफ इंडिया. जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में हमें इस बुक से काफी ज्यादा पता चलता है. दे आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया यानी जो बिहार, बंगाल वाला रीजन है, वहां की जो हमें हिस्ट्री है वो हमें जैन लिटरेचर से काफी ज्यादा पता चलती है. अब आ जाते हैं संगम लिटरेचर के ऊपर, तमिल लिटरेचर. अंडर द पांड्या रूलर्स 3 संगम असेंबलीज आपकी होती हैं. मेनली कहां पर होती है? मदुरई के अंदर होती है. संगम रेफर टू द कन्फ्लुएंस ऑफ पोएट्स एंड पोएटेस फ्रॉम चोला, चेरा एंड पांड्या किंगडम. उस टाइम पर, जिस टाइम पर संगम लिटरेचर को लिखा गया, उस टाइम पर साउथ के अंदर इन तीनों किंगडम का रूल चल रहा था, चोला, चेराज एंड पांड्यास. अब जो मदुरई थी वो पांड्यास की कैपिटल थी. According to the famous historian Neelkantha Shastri, the Sangam assembly was between 200 to 600 AD. It is believed that the first Sangam assembly was attended by gods and angels and no book survived from this assembly. पहली assembly से कोई book survive नहीं करती. जो second assembly थी वहां से एक ही book survive करती है जिसका नाम है टोलका पियम, जिसको फाउंडेशनल ग्रामर बुक भी माना जाता है तमिल के अंदर. और जो थर्ड संगम असेंबली थी उससे सभी बुक सर्वाइव करती हैं. लिटरेचर जो है थर्ड असेंबली का, उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया टू कैटेगरीज के अंदर, 18 मेजर बुक, 18 माइनर बुक. 18 मेजर बुक्स को बोला जाता है माकानाकू और 18 माइनर बुक को बोला जाता है किलकानाकू. अब मलकानाकू को डिवाइड किया गया फर्दर इन टू इथोगोगई एंड पट्टू पट्टू. These are the political achievements of the Pandya rulers. Ithogogai is written in form of prose और ये जो दूसरी थी इसको लिखा गया in the form of poems. And Kalika Naku contains a moral and ethical code of conduct. अब तमिल एपिक्स भी हैं. एक है शिल्पाधिकरम जिसको लिखा गया इलेनो अडिगल ने, दूसरी है मणिमेकलई जिसको लिखा चतनार ने. ये दोनों भी आपको याद रखनी है. थीतु कुराल was written by Thiruvallur. It serves as a guide for noble living. It is a book on the code of conduct, ethics and morality. और साथ में ये एक secular orientation provide करती है, एक pragmatic approach provide करती है life के लिए, and the maintenance of communal harmony in society. And it is also a book of witty quotation. It still guides Tamil society in many ways, and moreover, it is a well accepted as the book of oaths in Tamil Nadu courts. अब है उर्दू लैंग्वेज. उर्दू इज अ पर्शियन वर्ड दैट मीन्स कैंप. इट emerged in India during Delhi Sultanate rule from military camps of the Sultanate. The exchange of words between the rulers and natives led to the development of Urdu. The grammatical structure of Urdu was based on Shawar-Seni and जो vocabulary है उर्दू की वो based है हिंदवी, खड़ी बोली, तुर्किश and Persian. Generally, Persian script is used for writing Urdu, but in the Mughal time, mainly the Nastaliq script was used, and in few places they also used the तुलुत स्क्रिप्ट. अमीर खुसरो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने उर्दू को यूज करना स्टार्ट किया फॉर लिटरेरी पर्पसेस. ऑफिशियल स्टेटस इज गिवन टू द उर्दू लैंग्वेज बाय द रूलर्स ऑफ, जो मुगल टाइम के रूलर्स थे उन्होंने इस चीज को दिया था. यहाँ पर भी एक लाइन स्किप है, वो मैं एड ऑन कर दूंगी, आप टेलीग्राम पर देख लेना. पर यही है कि उर्दू लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस मुगल के टाइम पर मिला था, उससे पहले नहीं मिला था स्टेटस, और बाद में अब आज के टाइम पे तो उर्दू जो है 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर इंक्लूडेड है. अब बात करते हैं पेंटिंग्स इन इंडिया. प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया. देखो, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, जब सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टोन एज के बारे में. अब स्टोन एज से हमें कोई आर्किटेक्चर एविडेंस नहीं मिलते, स्कल्पचर्स नहीं मिलते. मेनली हमें स्टोन एज के बारे में कहाँ से पता चलता है? पेंटिंग्स की वजह से ही पता चलता है, क्योंकि उस टाइम पर राइटिंग वगैरह तो वैसे भी नहीं होती थी. अब स्टोन एज को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं पैलियोलिथिक के अंदर. पैलियोलिथिक को हम फर्दर डिवाइड करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज और लोअर. फिर उसके बाद आता है मेसोलिथिक, फिर आता है नियोलिथिक. अब बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में. अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग्स, इस फेज के अंदर रॉक कट इंग्रेविंग्स देखी जाती थी ऑन द वॉल्स ऑफ द केव. दीज इंग्रेविंग्स जो होती थी वो फिल्ड होती थी विद कलर एंड पॉपुलरली नोन एज पेट्रोग्लिफ्स. मेनली उस टाइम पर कलर कौन से यूज होते थे? जो नेचुरली अवेलेबल हमें
देखने को मिलते थे, लाइक ग्रीन, येलो, ब्राउन, रेड, ओकरे एक्सेट्रा। और जो थीम होता था इस पेंटिंग्स का वो क्या होता था, हंटिंग, गैदरिंग और फाइटिंग, क्योंकि उस टाइम तक एग्रीकल्चर भी नहीं था, तो लोग किस पर सर्वाइव करते थे, हंटिंग और गैदरिंग पर ही सर्वाइव करते थे। दीज पेंटिंग्स हमें मेनली कहाँ देखने को मिलती है, भीमबेटका, मिर्जापुर एंड नरसिंहगढ़। मेनली आपको याद रखना है भीमबेटका, जो कि एमपी के अंदर है, ये काफी इंपॉर्टेंट साइट है। अब है मीसोलिथिक पेंटिंग। करेक्टरिस्टिक्स टूल जो है इस पेड़ की, इनको माइक्रोलिथ कहते हैं। ये फैसिलिटेट करता है क्रिएशन ऑफ द हाईली एस्थेटिक रॉक कट पेंटिंग्स को वॉल्स के ऊपर, क्योंकि देखो अब जिस टाइम पर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड था जब वो स्टोन टूल्स को यूज करते थे, यूज मेसोलिथिक के टाइम पर भी स्टोन टूल्स करते थे, बट मेसोलिथिक तक आते आते उनको टूल्स को शार्प करना आ गया था, तो अब वो और शार्प टूल्स यूज करने लग गए थे, तो जो पेंटिंग्स थी मेसोलिथिक की वो एज कम्पेयर टू पैलियोलिथिक थोड़ी और अच्छी बनना स्टार्ट हो गई थी। मेनली वो भी नेचुरली ऑब्टेन कलर्स को यूज करते थे, बट जो रेड कलर था वो इस टाइम पर काफी ज्यादा डोमिनेट करता था, क्योंकि वो हंटिंग करते थे, तो हंटिंग करने में एनिमल्स को मारते थे, अब जो खून होता था वो रेड कलर का होता था, उसको वो यूज ऐसे कर लेते थे। The themes of Mesolithic painting were wide ranging and they indicate the social culture and religious practices of the Mesolithic society. For example, hunting, gathering, fighting, animal riding, हाउस होल्ड क्योर, सेलिब्रेशन, ग्रुप डांस, सेक्सुअल यूनियन, फेलस वर्शिप, यूनि वर्शिप, ये सारी चीजें हमें उनकी पेंटिंग से पता चलती हैं। These themes were indicative of the division of labor, coordination in society, and importance of primitive marriage and primitive religion. These paintings were mainly created at Bhimbetka, Adamgarh, and Bagor in Rajasthan. अब आते हैं मुराल पेंटिंग्स के ऊपर। मुराल पेंटिंग्स क्या होते हैं, वॉल के ऊपर ही पेंटिंग करना, उन्हीं को मुराल पेंटिंग्स कहते हैं। एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन वाज फ्रेस्को मुराल पेंटिंग। अजंता जो है इसकी मदर कंसिडर किया जाता है इंडियन मुराल ट्रेडिशन के अंदर। अजंता मुराल, इलोरा, बाग, बदामी, इन सभी केव्स के बारे में हमने स्टडी किया था आर्किटेक्चर को जब हमने स्टडी किया। यहाँ पर सभी जगह हमें जो दीवारें हैं उनके ऊपर पेंटिंग्स देखने को मिलती है। इनको पेट्रोनाइज किया चालुक्य रूलर्स ने, पर्टिकुलरली मगलेश चालुक्यास ने। मेजोरिटी ऑफ द जो पेंटिंग्स थी वो बेस्ड थी वैष्णवाइट ट्रेडिशन के ऊपर, बट सम इमेजेस जो थी वो रॉयल फिगर से भी बिलोंग करती थी। अब है मिनिएचर पेंटिंग। इट इज अ स्मॉल स्केल पेंटिंग बट हाईली डिटेल्ड होती थी ये नेचर के अंदर, एंड इट वाज क्रिएटेड ऑन पेरिशेबल मटेरियल लाइक पाम लीव्स, पेपर एंड क्लॉथ के ऊपर इनको बनाया जाता था। इनिशियली फ्यू रूल्स थे जो इनके क्रिएशन के अंदर थे कि जो पेंटिंग्स है वो 25 स्क्वायर इंचेस से ज्यादा नहीं हो सकती। द ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड मस्ट नॉट बी लार्ज देन 1/6 ऑफ द ओरिजिनल साइज। बाद में क्या हुआ, ये सारे रूल्स जो थे वो खत्म हो गए। अब आते हैं अर्ली मिनिएचर ऑफ इंडिया के ऊपर। पाला मिनिएचर, इट वाज पैटर्नाइज्ड बाय पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। इट वाज कंप्लीटली बुद्धिस्ट थे और ये क्रिएटेड होते थे किस पर, पाम लीव्स के ऊपर। ये टाइप ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग थी इन विच इमेजेस जो थी वो अकम्पनीड होती थी बाय हैंड रिटन नोट्स। जैसे यहाँ पर देखो पेंटिंग बनी और साथ में साइड में राइटिंग हो रखी है। अपभ्रंशा और वेस्टर्न मिनिएचर ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम पाला मिनिएचर से ही। इनको भी पाम लीव्स पर क्रिएट किया जाता था स्टार्टिंग के अंदर, बट बाद में पेपर का यूज होना स्टार्ट हो गया था। पाला मिनिएचर की तरह ये भी मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग थी, बट ये सिर्फ जैनिज्म के ऊपर बेस्ड थी। पॉपुलर पेंटिंग इस ट्रेडिशन की क्या थी, इज बेस्ड ऑन कल्पा सूत्र। अब है मुगल मिनिएचर। जब हुमायूं जो थे वो वॉज रिटर्निंग फ्रॉम ईरान, ईरान से वापस आए 1555 के अंदर, ही बॉट टू फेमस पर्शियन पेंटर्स विद हिम, जिनका नाम था मीर सैयद अली और अब्दुल सामद। विद द अराइवल ऑफ दीज टू, पर्शियन सविद स्टाइल ऑफ मिनिएचर जो थी वो स्टार्ट हुई। अब वो पर्शिया से आए थे तो वहां के स्टाइल को इंडिया के अंदर लेके आए, जब वहीं से फिर इन पेंटिंग्स का कल्चर भी इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गया। अब अकबर के टाइम पर पेंटिंग्स की बात करें, अकबर ओपन द गेटवे ऑफ मुगल पेंटिंग टू फेलो इंडियन पेंटर्स। उन्होंने स्टैब्लिश किया कारखाना ऑफ पेंटिंग। रियलिज्म वाज द की नोट ऑफ अकबर पीरियड पेंटिंग। उन्होंने साथ में कॉम्पिटिशन्स भी रखे पेंटिंग में, साथ में वो जो अच्छी पेंटिंग बनाते उसको रिवॉर्ड भी देते थे। टू प्रमोट द बेस्ट ऑफ द पेंटिंग्स ही क्रिएटेड अ स्टूडियो ऑफ पेंटिंग नोन एज तस्वीर खाना, यानी अकबर ने काफी ज्यादा पेंटिंग्स को प्रमोट किया। अब बात करते हैं जहांगीर पीरियड की। जहांगीर पीरियड जो था क्लाइमैक्स था मुगल मिनिएचर का। जहांगीर खुद भी बहुत अच्छे पेंटर थे। ही वॉज एन नेचुरलिस्ट हु पेंटेड ऑन वेरियस फ्लोरा एंड फोना। उनको नेचर पसंद था इसलिए वो फ्लोरा एंड फोना से रिलेटेड पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर उनके पीरियड का क्या था, पेंटिंग इज द क्रिएशन ऑफ डेकोरेटेड मार्जिन इन द पेंटिंग्स। जो डेकोरेटेड मार्जिन होते हैं, जैसे आज के टाइम पर भी हम मार्जिन रखते हैं पेंटिंग्स में जो भी क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीजें उस टाइम से स्टार्ट हुई। मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट जो थी इनके पीरियड की वो थी क्रिएशन ऑफ द पोर्ट्रेट पेंटिंग।
कि अब पोर्ट्रेट जो है वो भी बनना शुरू हो गया था। शाहजहां पीरियड, तो द पेंटिंग वॉज प्रोमोटेड ड्यूरिंग द शाहजहां पीरियड, बट उन्होंने जो पहले वाला मुगल चार्म था उसको यहाँ पर खो दिया था। द रियलिज्म ऑफ मुगल पेंटिंग जो था वो डेल्यूट हो चुका था ड्यू टू द वाइड यूसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड कलर ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो गया था। यूरोपियन इन्फ्लुएंस जो था वो भी अब इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं आ चुका था, जिसके बाद स्केचिंग और चारकोल स्केचिंग ये चीजें भी इंडिया के अंदर शुरू हो चुकी थी। अब बात करते हैं औरंगजेब के टाइम पर। औरंगजेब ने कभी किसी चीज को प्रमोट नहीं किया, उनके टाइम पर जो है पेंटिंग कल्चर कहीं ना कहीं खत्म ही हो गया मुगल्स के अंदर। लेकिन उस टाइम पर कुछ रीजनल किंगडम्स थे राजस्थान के और माउंटेन रीजन के जो पेंटिंग्स को प्रमोट कर रहे थे। अब बात करते हैं राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में। इनिशियली वॉल पेंटिंग ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था राजस्थान के अंदर बाय द राजपूत रूलर्स। लेटर फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर अब एक्सचेंज होने लगे पेंटर्स मुगल किंगडम और राजपूत किंगडम के अंदर। उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन को भी राजस्थान के अंदर काफी ज्यादा प्रमोट किया। फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड राजस्थान प्रिजर्व द मिनिएचर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। They continued the portrait painting of the Mughal style, also incorporated the elements of the regional culture of Rajasthan. For example, Lord Krishna was often depicted in Rajasthani paintings. Hadoti painting, Kota Bundi. It is one of the greeniest belts of Rajasthan, known for lush vegetation and a large number of wild animals. तो पेंटिंग जो है वो इंक्लूड करती है themes related to the vegetation of this area and hunting scene by a royal family members. मेवाड़ painting. It includes the area of Udaipur and Chittorgarh. One of the speciality क्या है इस एरिया की was the creation of Ragamala painting based on musical raga. तो it was unique but not highly एस्थेटिक, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेकंड कैटेगरी ऑफ द पेंटिंग वाज बेस्ड ऑन रॉयल प्लेसेस, लेक, कोर्ट सीन्स एंड नेचुरल सेटअप्स। नेक्स्ट है पिछवई पेंटिंग ऑफ नथवारा। ये स्पेशल टाइप ऑफ पेंटिंग है, क्रिएट की जाती है कॉटन क्लॉथ के ऊपर, सर्व होती है एज द बैकड्रॉप ऑफ श्रीनाथ जी इन हिज नथद्वारा टेम्पल। फिर है किशनगढ़ पेंटिंग। इट इज कंसिडर्ड to be the climax of Rajasthani painting. It is also an exaggerated style of painting in which the following features जो है डिपिक्ट किए जाते हैं: sharp nose, sharp chin, almond shape eyes, eyes excluding margin of face, the slender curve in the body, मतलब perfect जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। The style was developed by Nihal Chand. Most famous painting of this school है Bani Thani, and this painting is often said fashion lady of India. अब बात करते हैं पहाड़ी पेंटिंग। सबसे पहले कांगड़ा पेंटिंग प्रैक्टिस की जाती है कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल के अंदर। यूनिक कॉम्बिनेशन है पेंटिंग का और एम्ब्रॉयडरी का। थीम होते हैं इन पेंटिंग्स के मेनली हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। नोट क्या है, इन 1835 कांगड़ा पेंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स मेटकेल्फ। परहैप्स इट वाज द फर्स्ट इंडियन पेंटिंग दैट रिसीव्ड ब्रिटिश पैट्रोनेज। ये इसकी स्पेशलिटी है। फिर है गुलर बसोली पेंटिंग, एक्सटेंशन है कांगड़ा एंड किशनगढ़ ट्रेडिशन का। इन्होंने न्यू थीम्स को भी ऐड किया पेंटिंग्स के अंदर, ग्लिटरी कलर्स को भी यूज किया, और मोस्ट पॉपुलर थीम है इस ट्रेडिशन का वॉज अभिसरिका नायिका। अब आते हैं पॉपुलर पेंटिंग्स फ्रॉम साउथ इंडिया। सबसे पहले कलमकारी पेंटिंग क्रिएटेड ऑन क्लोथ बेस्ड ऑन थीम। टू वेराइटीज होती है, मसूलीपट्टनम सेकुलर थीम वाज क्रिएटेड एंड दूसरा है श्रीकालहस्ती हिंदू रिलीजन थीम इज क्रिएटेड। फिर है तंजोर पेंटिंग, कॉस्टलीस्ट पेंटिंग होती है इंडिया के अंदर। इस पेंटिंग के अंदर रियल ऑर्नामेंट्स एंड गोल्ड को यूज किया जाता है। इट इज अ पैनल पेंटिंग इन विच अ कॉटन क्लॉथ इज पेस्टेड ऑन अ वुडन वॉल विद टर्मरिड एंड जैगरी पेस्ट। जो मेनली पेंटिंग होती है वो कंप्लीटली बेस्ड होती है हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर। चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड रास लीलास जो है वो मोस्ट पॉपुलर थीम है तंजोर पेंटिंग के। फिर है मैसूर पेंटिंग, पैट्रोनाइज बाय वडियार रूलर्स, सिमिलर टू तंजोर। ये भी प्रैक्टिस करते हैं पेंटिंग्स की, ये भी ग्लास पैनल्स के ऊपर बनाई जाती हैं। कंट्रास्टिंग कलर यूज होते हैं, म्यूटेड कलर्स को भी यूज किया जाता है। थीम ऑफ द पेंटिंग इज बेस्ड ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, और साथ में जो मैसूर दशहरा हर साल आपको देखने को मिलता है, वहां पर भी आपको मैसूर पेंटिंग देखने को मिलेंगे। अदर पेंटिंग्स हैं थांका पेंटिंग, practiced in Leh Ladakh area, purely Buddhist and created of a silk cloth, depicts करता है तिब्बतियन इन्फ्लुएंस पेंटिंग के अंदर विद द इमेज ऑफ ड्रैगन। मोस्ट पॉपुलर थीम है इसका मंडला आर्ट। मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस है, प्रैक्टिस मेनली नॉर्थन पार्ट ऑफ बिहार। इनिशियली वुमेन ऑफ बिहार जो थी इन प्रैक्टिस इस पेंटिंग को वॉल्स के ऊपर प्रैक्टिस करती थी। फिर है पटना कुल्लम पेंटिंग, प्रैक्टिस बाय द मेल पेंटर्स ऑफ बिहार, सिमिलर टू मुगल पेंटिंग, बट जो थीम है इनका क्या होता है, इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ द कॉमन मैन। पट्टा चित्रा पेंटिंग, टाइप ऑफ अ स्क्रोल पेंटिंग, प्रैक्टिस्ड ऑन
कॉटन क्लोथ, सिल्क क्लोथ एंड पाम लीव्स इनिशियली बेस्ड होती थी ऑफ लीजेंड्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. नाउ इट आल्सो डिपिक्ट्स द लोकल कल्चर ऑफ ओडिशा. कालीघाट पेंटिंग इंपॉर्टेंट है. दिस पेंटिंग फॉलो द subaltern approach which depicts the life culture of people living on the margins of society. Worli painting mainly practiced by Varli tribe of Maharashtra. They follow two color approaches in the painting और जो थीम होता है वो फोक कल्चर, सोसाइटी और रिलीजन के ऊपर बेस होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास. पेंटिंग्स हो गई, लिटरेचर हो गया. पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. कल से हम अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और इन्वायरमेंट को कवर करने के बाद जो विजन है इसकी पीटी 365 है वो 2 आ चुकी हैं और आ जाती हैं जब तक हम इन्वायरमेंट को करेंगे. उसके बाद पहले हम पीटी 365 को कवर करेंगे और उसके बाद हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे. डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना. चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना. थैंक यू.